आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। मैं हर्षद अली। सुपर टेट 2021 में 120 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए आज से हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। सुपर टेट के सिलेबस में करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं आपकी कि इस विषय को करंट अफेयर्स एंड जीके के 30 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, हमने इसको सुपर टेट सफलता प्रैक्टिस सेट के नाम से इसको शुरू कर रहे हैं और इसमें जून 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स को शामिल करेंगे। एक भी करंट अफेयर्स परीक्षा में जो पूछे जाएंगे यहां से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इन प्रैक्टिस सेट से जो भी हम करेंगे यहां से बहुत कुछ आप सीखेंगे। साथ ही जो जीके रहेगी, जीके को भी हम डिस्कस करते चलेंगे, जीके के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। इसके अलावा बाकी विषयों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी हम स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर्स को हम डिटेलिंग में भी अलग से पढ़ते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स का डेटा आपको या क्वेश्चंस आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। इतना मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। बस एक बार इन वीडियोस को देख लीजिए, दिमाग में बिल्कुल फिट होने वाला है। शुरुआत करें। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक सवाल से जुड़े हुए 4, 5, 6 तथ्य जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपको कराए जाएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन बहुत शानदार है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भारत सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2018 को एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिससे साल 2022 तक भारत की रैंकिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें बेहतर हो सके। इस कार्यक्रम के तहत जो भारत के अत्यंत पिछड़े जिले हैं विकास के क्षेत्र में, जिसमें कुछ फील्ड शामिल किए गए हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन या स्किल डेवलपमेंट या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इन जिलों में ये प्रमुख क्षेत्र में वो लैग कर रहे हैं, उनमें विकास नहीं है, तो ऐसे जिलों को जो है आगे बढ़ाने के लिए, विकास की प्रगति पर लाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 5 जनवरी 2018 को की गई है। और इसी में जो नीति आयोग है इसके द्वारा आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। यानी भारत के जो अल्प विकसित, कम विकसित जिले हैं उनको डेवलप करना है, उन जिलों को विकास की राह पर वापस लेकर के आना है। तो ऐसी ही आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इसमें कौन से जिले को फर्स्ट पोजीशन मिली है? तो बेसिक प्लॉट की हम बात कर चुके हैं और अगर हम बात करें डेल्टा रैंकिंग की, साल 2020 की जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी से जून के दौरान जो स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ जो 6 अलग अलग क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा, इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए इन 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग 2020 में ये प्रस्तुत की गई है नीति आयोग के द्वारा। और इनमें नीति आयोग के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, इसको फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान इस पूरी डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान मिला है। इसको फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, यही पूछा है हमसे, बीजापुर है। अगर आपसे पूछे सेकंड पोजीशन पर कौन है, सेकंड पोजीशन पर जो रिभोई जिला है मेघालय का सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर बहराइच उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखेंगे, अगर ये सवाल यूपी का करंट में डाल सकता है इसको यहां से कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में यूपी में सर्वोच्च स्थान पर है। यूपी में तो ये क्या है, थर्ड पोजीशन पर बहराइच। अगर यूपी में देखें तो यूपी का हमारा एक ही जिला है, तो ये तीसरी पोजीशन पर है ओवरऑल, लेकिन यूपी में तो फिर सबसे अच्छा हो गया इस रैंकिंग में। इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं। ओवरऑल बहराइच की रैंक जो है थर्ड है और यहां पर बीजापुर फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ये हुआ हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब कुछ जान लेते हैं। अब बात करेंगे हम जीके की, नीति आयोग के बारे में 2 से 3 फैक्ट जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और करंट भी। तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस नीति आयोग पर आते हैं और हर साल जो है बहुत सारे प्रोग्राम भी नीति आयोग लॉन्च करते रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी बन जाते हैं इस पर।
नीति आयोग की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। कई परीक्षाओं में ये पूछी हुई है। और इसको किस संस्था की जगह पर बनाया गया है? जी हाँ, जो प्लानिंग कमीशन थी हमारे यहाँ, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह एक प्रस्ताव ला करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके सीईओ कौन है, वर्तमान स्थिति भी जान लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो अध्यक्ष था, जो चेयरपर्सन था शुरुआत में, तो इसका जो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। उस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री थे। तो पहले अगर आपसे पूछे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन थे, तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। फिर दूसरे हैं वाइस चेयरपर्सन, यानी इसके उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष कौन हुए? अरविंद पनगड़िया। अभी आपके लिए जो है साल 2020 में, यानी अभी 1-2 दिन पहले ही जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसीज आई हैं ACIU की, उस वर्ष शायद 2015 में आई थिंक एग्जाम हुआ था, 15-16 में IB का। तो उसके आसपास ही हुआ होगा। उस IB के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? आंसर वस अरविंद पनगड़िया। आज भी आंसर पहले उपाध्यक्ष के लिए यही है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं, ये करंट है फिलहाल का। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। इतनी इंफॉर्मेशन नीति आयोग की आपके पास होनी चाहिए, इतने फैक्ट तथ्य आपके पास रहने चाहिए। तो आज का हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। और इसमें देखिए आपने न जाने कितने क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं एक ही सवाल से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें हम कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? चलिए, अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 की, कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये कहां आयोजित किए जाएंगे? बर्मिंघम में ये आयोजित किए जाएंगे खेल। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग यहां पर करंट अभी जुड़ा हुआ है। इसमें से दो ऐसी चैंपियनशिप हैं जो भारत में कराई जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो निशानेबाजी और दूसरी तीरंदाजी। इन दोनों चैंपियनशिप का जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। इसमें याद रखने वाली बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो 2 प्रतिस्पर्धाएं हैं, एक निशानेबाजी और एक तीरंदाजी, इसको जो है इन दोनों की मेजबानी भारत करेगा 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की चंडीगढ़ में। और बाकी जो गेम्स होंगे इसके अंदर वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किए जाएंगे। अब ये भी आपको याद रखना होगा कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, ये कौन सा संस्करण है इसका? तो ये है 22वें। ये याद हो जाएगा बहुत आराम से। 2022 में 22वीं बार हो रहे हैं ये, ठीक है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? इंग्लैंड में। अगर 22वें का अब होगा 2022 में, तो इससे पहले जो हुए 21वें राष्ट्रमंडल खेल वो कहां पर आयोजित किए गए थे? और ये जो है प्रत्येक 4 वर्ष के गैप पर होते हैं ये खेल, ये भी याद रखिएगा। ये भी स्टैटिक सवाल पूछा हुआ है किसी परीक्षा में कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? आंसर इज 4। तो जान लेते हैं, जब हर 4 साल के गैप पर ये राष्ट्रमंडल खेल होते हैं और अगले वाले होंगे 2022 में, तो इससे पहले 2018 में हुए होंगे, तो ये 21 में थे। तो 21 में कॉमनवेल्थ गेम, ऐसे भी लिखा आता है कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, CWG। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुए हैं। और ये कहां पर आयोजन किया गया था इनका? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कौन सी सिटी में? गोल्ड कोस्ट सिटी में। और ऑस्ट्रेलिया ने इसका इस बार 5वीं बार मेजबानी की थी। पहली बार ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे साल 1930 में। भाई 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात है, लेटेस्ट वही हुए हैं। अगली जानकारी हमारे पास ये है, तो पिछली में कौन से देश ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, कितने सिल्वर मेडल जीते, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते, इसको भी देख लेते हैं जो 2018 वाले में है। क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानने हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपसे पूछे कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम 2018 में सबसे ज्यादा पदक
सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीते? तो आंसर ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुए थे 5वीं बार में, 5वीं बार होस्ट कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने ही उस साल जो है 2018 में सबसे ज्यादा पदक हासिल किए थे। कितने थे टोटल? 198। इनको अलग अलग डिवाइड करोगे, अगर ये भी पूछे कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते, तो आंसर होगा ये भी ऑस्ट्रेलिया ही है। तो देखिए पहली पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 80 गोल्ड मेडल जीते थे, 59 सिल्वर मेडल और अगेन 59 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन टोटल को आप ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल 198। तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर 198 पदक हासिल किए थे। ये 198 पदक हैं और ये अलग अलग हैं इनको डिवाइड करके। अब देखिए दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड को याद रख सकते हैं, इसने 45 गोल्ड जीते, 45 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, इसने कुल मिलाकर 136 मेडल जीते। हमारे भारत तीसरी पोजीशन पर रहा इन टोटल मेडल्स में, और वैसे भी अलग अलग गोल्ड की कैटेगरीज में भी, सॉरी अलग अलग जो अलग अलग मेडल्स की कैटेगरीज हैं उनमें भी। तीसरे नंबर पर भारत ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल में 26 गोल्ड मेडल जीते, 20 सिल्वर मेडल और 20 ही ब्रॉन्ज मेडल। कुल मिलाकर भारत को 66 पदक हासिल हुए थे 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2018 में हुए थे। इतनी जानकारी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, चर्चा में रहे आई एम विजयन का संबंध किस खेल से है? ये चर्चा में क्यों रहे थे? ये एक्चुअली भारत के पूर्व इंडियन फुटबॉल कैप्टन रहे हैं, तो इनका संबंध कौन से खेल से हुआ? फुटबॉल से ये संबंधित हैं। तो ये इनका नाम जो है पद्मश्री, जो भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके लिए इनका नाम रिकमेंड किया गया था आई एम विजयन का। तो यहां से पूछा हुआ आई एम विजयन का संबंध किस खेल से रहा? आंसर इज फुटबॉल से। नेक्स्ट अगला बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? ये आजाद पट्टन और कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये कौन से दो देश मिलकर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चाइना और पाकिस्तान इन दोनों देशों ने मिलकर आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं पर इसके निर्माण को लेकर हस्ताक्षर किए हैं और साल 2020 में जून और जुलाई में इन परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए, तो इन दोनों देशों के बीच में जो पहली परियोजना पर जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो है कोहाला जल विद्युत परियोजना या कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसकी जो क्षमता है वो है 1124 मेगावाट। अगर ऑप्शन में कभी पूछ ले तो अप्रॉक्सीमेटली 1100 मेगावाट भी दे सकता है। तो ये क्या है? 1100 मेगावाट की कोहला परियोजना है जो चीन और पाकिस्तान के बीच में है, और ये कोहला परियोजना मुजफ्फराबाद के निकट जो है झेलम नदी पर विकसित की जाएगी। इसके लिए जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 23 जून 2020 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में। दूसरी की बात करते हैं आजाद पट्टन परियोजना की। जो दूसरी परियोजना है वो है आजाद पट्टन परियोजना, और इसकी कैपेसिटी कितनी क्षमता है? 700 मेगावाट। इन अगर क्षमताओं की अगर हम बात करें, क्षमता का क्या मतलब है? यानी इतने मेगावाट की बिजली उत्पादन ये आजाद पट्टन परियोजना या आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्लांट करेगा। ठीक है, ये 1124 मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा। तो ये कौन सी नदी पर है? दोनों ही योजनाएं झेलम नदी पर हैं। कौन सी? ये पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में ये परियोजना बनाई जाएगी। कौन से जिले में? सिंधोटी जिले में। और इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण किसके तहत किया जा रहा है? यह है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत ही ये दोनों परियोजनाएं लगाई जाएंगी। इसको बोलते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस वाली परियोजना पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो जून में हुए थे, और इस पर जो हुए हैं वो जुलाई 2020 में। तो ये 2020 की ही बातें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के द्वारा जो विकसित की जा रही परियोजनाओं में पहली परियोजना होगी कोला और दूसरी होगी आजाद पट्टन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल का आंसर अब कर लेते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, वीडियो को याद से इसको लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और खास सीरीज है, आप देख पा रहे हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, कोई नहीं कराने वाला है आपको, ये दावा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे हम लोग,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। चलिए हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। देखिए विश्व बैंक के द्वारा जो जारी किया जाने वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार सुगमता रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी देश का जो व्यापार है उसके परिदृश्य की जो सुगमता है उसको दर्शाता है, ये उसको मापता है एक तरीके से। चलिए तो इसी के साथ में हम जो है साल 2020 की जो ये रिपोर्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से भी क्वेश्चन मिले तब भी ये होगा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, या अगली मिलेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसमें साल 2020 की रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? भारत का स्थान है 63वां और इस पर शीर्ष स्थान पर रहा न्यूजीलैंड। तो शीर्ष स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन पर इसमें न्यूजीलैंड रहा। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर सिंगापुर था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो सिंपली वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की 2020 में 63वीं रैंकिंग है। चलिए तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। स्टैटिक जीके यानी जीके का हिस्सा ये हो जाएगा। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका यूएसए में है। इसकी स्थापना साल 1944 में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविस मालपास। इसी तरह से भारत का जो डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट है यानी डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये भी हर साल एनुअल रिपोर्ट रैंकिंग जारी करता है, लेकिन ये स्टेट्स की जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ये डीपीआईआईटी द्वारा जारी की जाती है और इसमें साल 2019 में पहली रैंक जो है वो, ये पहले स्थान पर कौन? आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपने। सवाल नंबर अगला देखिए, ये एक्चुअली यूपी का करंट है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या है उसको दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इसको। ऐसे भी पूछ सकता है कि 20 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार हेतु किस देश के जल संसाधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? याद रखेंगे इसको। तो 20 अगस्त को जो यूपी गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर सूखे की समस्या ज्यादा है, तो वहां पर वाटर मैनेजमेंट या जल प्रबंधन में सुधार करने के लिए इजराइल, ये देख ऑप्शन सी, इजराइल के जल संसाधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है और इसका नाम क्या है? चलिए तो याद रहेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल का जो जल संसाधन मंत्रालय है उसके साथ में ही समझौता किया है और इस समझौते को जो नाम दिया गया है वो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है सहयोग योजना या फिर प्लान ऑफ कॉरपोरेशन के नाम से पूछा जाएगा। प्लान ऑफ कॉरपोरेशन या सहयोग योजना उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल देश के बीच में हुई है और जो मसाव है, ये मसाव इजराइल की एजेंसी है जो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करेगी, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। ये सवाल आसान है, इसको आप जानते हैं, ये पहले न्यूज में रहा है और ये कॉमन सा क्वेश्चन है। हाल ही में जो सोनभद्र है, सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है, तो सोनभद्र जिला किस राज्य में है? तो इसका आंसर आप तो कर ही सकते हैं, उत्तर प्रदेश में है ये, है ना। तो यूपी के सोनभद्र में सोने का एक बड़े भंडार का पता लगाया गया था। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ उसमें 3000 टन सोने के भंडार होने के संकेत मिले थे। ठीक है, काफ़ी समय लगा था सरकार को इसको पता करने में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूपी। अगला सवाल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, या इसका ऐसे भी नाम मिल सकता है मोयरा केला, मंडोरी केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हम बात करें, ये तीनों जो हैं ये गोवा के पारंपरिक त्योहारों पर जो मीठे पकवान बनाए जाते हैं, खाज या खेज के नाम से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, मसालेदार वहाँ की जो हरी मिर्च है इसका नाम है हरमल मिर्च, मसालेदार हरमल मिर्च है। और ये मिंदोली केला जो है, मिंदोली या मंडोली केला जो है, इन तीनों को जो है जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं? ये गोवा के, ऑप्शन डी। अगर तीनों का नाम एक साथ आएगा तो आप कर लेंगे आइडेंटिफाई इसको, ये गोवा के हैं, इनको जीआई टैग दिए गए हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल देखिए। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित किया गया?
आइए पहले बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की। आसियान की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हिंदी में इसे आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अभी जो साल 2020 में 36वां आसियान समिट, हर साल आप जानते हैं सम्मेलन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो 36वां आसियान समिट कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है वियतनाम में। ये कहाँ पर हुआ है? ये प्लेस भी याद रखेंगे, हनोई वियतनाम में हनोई है, यहाँ पर हुआ है। इससे पहले ये प्रस्तावित था वियतनाम में ही एक जगह पर जिसका नाम था दा नांग, लेकिन इसको यहाँ कैंसिल कर दिया। जो किसकी वजह से इसको कैंसिल किया गया था? ये सम्मेलन अप्रैल 2020 में वियतनाम के दानांग में होने वाला था, इसे कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ से स्थगित किया गया। फिर बाद में क्या किया गया कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर हनोई में आयोजित किया गया। ये है इसका सही आंसर। और अगर आपसे स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछे इसका सचिवालय कहाँ है आसियान का, तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके कुल 10 देश सदस्य मेंबर हैं। आसियान के कुल कितने मेंबर हैं? 10 कंट्रीज मेंबर हैं। नाम भी देख लीजिए इनके। तो इसके 10 सदस्य कंट्रीज कौन कौन से हुए? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और नेक्स्ट वन देखिए लाओस। ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं किसके? आसियान के। चलिए, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से संबंधित। तो यहाँ तक अभी हमने 9 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर आप 9 से इनके फैक्ट जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, तथ्य इनके साथ साथ, वो कम से कम ये 30 क्वेश्चन के ऊपर निकल चुका है। जैसे इस तरह के फैक्ट हम लेते हैं ना, तो ये क्या है? ये आपका करंट भी है और जीके, करंट के साथ में स्टैटिक जीके चलता है आपका। चलिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, रीवा सोलर पावर प्लांट, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो रीवा सौर ऊर्जा परियोजना एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट या सोलर ऊर्जा का एक परियोजना है। ये कहाँ पर है? याद रखेंगे इसको। ये परियोजना रीवा किधर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। ठीक है, तो एशिया में जो रीवा सोलर पावर प्लांट है, इतनी कैपेसिटी का अभी तक कोई भी सोलर पावर प्लांट नहीं है। 750 मेगावाट का, ये एशिया की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, एशिया में स्थापित किया है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। तो एमपी इसका सही आंसर है। सवाल नंबर अगला भी उतना ही इंपॉर्टेंट, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो ये बात आप याद रखिए, जितने भी यहाँ प्रैक्टिस सेट, जो सफलता प्रैक्टिस सेट हमारे चलेंगे, बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं अपने आप में। इसलिए इस बार कोई कोताही मत कीजिएगा और हमें भी आप जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी लाइक एंड शेयर करके अपना रिस्पॉन्स दीजिए, इतना ही काफ़ी अगर आप इतना कर देते हैं। इसको शेयर बहुत ज़रूर कीजिए आप जहाँ भी, जिन ग्रुप्स में भी ऐड हैं वहाँ पर, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और यहाँ आकर वो स्टडी कर सकें। अगला सवाल देखिए, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? अगर इसकी बात करें विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, तो यूनाइटेड नेशन जो है हर साल 20 जून को यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2020 की थीम क्या थी? एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किस बैंक ने कपास उत्पादकों, यानी जो आपके कॉटन प्रोड्यूसर हैं, इनको ऋण प्रदान करने के लिए एक सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की? कौन सा ये बैंक है? इसको याद रखिएगा। इसका आंसर कर लेते हैं हम, एसबीआई बैंक। एसबीआई, ऑप्शन सेकंड, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? जो जैविक कपास के उत्पादक हैं उनके लिए सफल योजना है ये। उनके लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बनाई है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, सफल। चलिए, तो बात कर लेते हैं सफल की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। सफल क्या है? ये एक लोन की स्कीम है एक्चुअली। इसमें सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन है ये। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। ठीक है, तो ये एसबीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया था। एसबीआई का अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो कौन है? रजनीश कुमार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए, सवाल नंबर अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में
500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए। सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट मैच खेले हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये कौन है, किरण पोलार्ड है। किरण पोलार्ड कौन है, ये वेस्ट इंडीज के कैप्टन है। वेस्ट इंडीज के कप्तान किरण नहीं है, किरण पोलार्ड है। ये श्रीलंका के खिलाफ ये जो है अभी T20 में 500वां इन्होंने अपना जो है मैच खेला है। तो ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा T20 मैच खेले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड पोजीशन पर हैं डेवेन ब्रावो। इन्होंने 453 T20 मैच खेले। थर्ड पोजीशन पर है क्रिस गेल। तो याद कर सकते हैं इस डेटा को आप आराम से। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर ही पूछा जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, साल 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें लगातार जो इंदौर है, इसका आंसर करिए आप, इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा अपने नाम किया है। और इसके लिए जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी में इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अगर इन पुरस्कारों की बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब से की गई थी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। साल 2016 से ये स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किए गए थे। इसमें 2016 में ही जो पहली पोजीशन पर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था, किसने, मैसूरू ने जीता था, मैसूरू ने। और उसके बाद में 2017, 18, 19, 20 तो चौथी बार इंदौर जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा इसमें। तो ऐसे ही पूछ सकता है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किसको दिया है। आंसर इज इंदौर। सेकंड पोजीशन पर गुजरात है और तीसरी पोजीशन पर नवी मुंबई। अब ऐसे पूछ सकता है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर, वो कराड़ है महाराष्ट्र का। अगर आपसे पूछे 100 से अधिक शहरों वाला स्वच्छ राज्य, तो यहां लिख सकते हैं हम, चलिए इसमें देखिए 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। सबसे स्वच्छ गंगा शहर ये वाराणसी है, इसमें याद रखेंगे। चलिए आज का हम अंतिम सवाल लेते हैं, है ना, काफी हो गए क्योंकि आधा घंटा हो गया है लगभग। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। कौन सा स्टेट ऐसा है, तो याद रखिएगा ये है दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है। तो इसमें आंसर होगा दिल्ली कैबिनेट, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये फॉर्मेट जो है, ठीक है। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमने करवाया है। क्वेश्चन छूटने के, अगर इन क्वेश्चन में से इन पेपर में क्वेश्चन आएगा इन हमारे सीरीज़ में से, तो कहीं नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। स्टैटिक भी नहीं छूटेगा और आपका वैसे भी नहीं छूटेगा करंट वाला क्वेश्चन। तो करंट हम उसी हिसाब से जून से लेकर के अभी तक के, या अगला महीना जो आएगा उससे अगला महीना आगे सब कंटिन्यू करते रहेंगे। बस ये है, आपका सपोर्ट इन पर रहेगा, इन पर शेयर और लाइक्स अच्छे रहेंगे वीडियोस के ऊपर, तो इनको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करना शुरू करेंगे, ठीक है। वही रिस्पॉन्स देखते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हमको दिख रहा है अलग भी। हमने CDP का शुरू किया, पहले पे अच्छा, दूसरे वीडियो पे उससे कम, तीसरी वीडियो पे उससे कम, चौथे पे उससे कम हो जाएगा, 5वां वीडियो फिर गायब भी हो जाएगा, है ना, ऐसा होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए, शुरू से तैयारी करिए। अभी हमारे साथ जब करवा ही रहे हैं आपको, 30 नंबर का है करंट अफेयर, इसको लाइटली मत लीजिए, स्कोर बूस्ट करवाएगा ये आपका, ठीक है। 30 नंबर का ये और 40 नंबर के लैंग्वेज इक्वेशन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसको आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इन दोनों को यहाँ पढ़िए चैनल पर। हिंदी भी शुरू करेंगे जल्दी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे उसको तो हम, ठीक है। लैंग्वेज इक्वेशन बहुत आसानी से आप कर पाओगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।